अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो भी हाफ पार्ट है। ये एक्सरसाइज 5.6 का 5.6 की मैंने पहली वीडियो में बताया था कि कैसे हम एरिया फाइंड करते हैं जो कि इनक्लोज बाय द लाइन या बाय द कर्व होती है। तो उसके कुछ फार्मूलाज मैंने बताए थे। फार्मूलाज थे कि एरिया फाइंड आउट करने के लिए BA FX माइनस GX एंड देन DX। इसके लिए होता था कि हमारा FX शुड बी ग्रेटर देन ऑफ GX। और इसके अलावा एक और चीज़ मैंने बताई थी, इवन और ओड, मतलब कि जब हमारी एक तो लिमिट है वो कुछ इस तरीके से आ जाए, और दूसरा ये कि हमारा जो FX है वो हमारा इवन हो। जब हमारा FX इवन हो और हमारी ये वाली लिमिट इस तरीके से हो तो हम फिर क्या करते होते हैं, आंसर में कुछ इस तरह से हम अपनी वैल्यू को लिख देते हैं, और जो हमारा बाकी पूरा यहाँ पे फंक्शन होता है वो एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। साथ 2 ऐड हो जाता है और लिमिट इस तरह से चेंज हो जाती है। और अगर हमारी लिमिट इस तरह से आ जाए और साथ साथ हमारा जो FX है वो हमारा ओड हो, जो हमने सिलेक्ट करना, तो हम क्या करते होते हैं, पूरे अपने फंक्शन को इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ये छोटे से कॉन्सेप्ट थे, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बुक से करवाए थे, और अब मैंने ये थोड़ा सा रिवीजन एक करवाई है एक किस्म की, कि क्वेश्चन मैंने करवाने हैं 5.6 के 63 to 68। दैट्स वाई ये दोबारा से रिवाइज करवाए हैं, और ये 5.6 का ही सेकंड पार्ट है वीडियो। तो अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमने फाइंड करना है एरिया इनक्लोज्ड बाय द लाइन एंड द कर्व। अब ये क्वेश्चन है 5.6 एक्सरसाइज के 63 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब डिफरेंस क्या है पहले क्वेश्चंस में और इनमें। उनमें सिंपल हमारे पास अलजेब्रिक वैल्यूज़ थी, हमारे पास वो थे वेरिएबल, तो हमने F और G फंक्शन फाइंड आउट कर लेते थे और हम बता देते थे कि ये इस तरह से सारा प्रोसीजर। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हमारे पास अब होंगी। अब उसमें ग्रेटर कौन सा है और लोअर फंक्शन कौन सा है, हमने वो वाला देखना होता है। तो अब हमारे पास ये अगर y इज इक्वल टू 2 sin x है और ये y इज इक्वल टू sin 2x है। अब इसका एंगल डबल है बट इट इज़ अ सिंगल वैल्यू एंड इट इज़ अ डबल वैल्यू 2 sin x, ठीक है। 2 sin x इज़ ग्रेटर देन sin x, तो हमें इसे ग्रेटर वैल्यू और इसे लोअर वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो हमारा FX क्या होता है, ग्रेटर, और GX क्या होता है, लोअर। तो हमें पता लग गया हमारी ये जो वैल्यू है ये FX है और हमारी ये जो वैल्यू है ये हमारी GX है। हमें ये चीज़ें तो पता लग गई। अब हमने अपनी लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे लिमिट हमने फाइंड नहीं करनी क्योंकि हमें दी हुई है 0 to पाई, हमारी ये लिमिट है। इसमें ये A और ये हमारी B है। हमें FX भी पता लग गया, GX भी पता लग गया, लिमिट भी हमें पता लग गई। तो अब हमने डायरेक्ट एरिया का फार्मूला अप्लाई करना है। तो हमने ये लिखा पहले कि हेयर X varies from 0 to pi, then let we take y is equal to fx is equal to 2 sin x and y is equal to gx is equal to sin 2x। उसके बाद हमने बाय द यूजिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ एरिया ऑफ द कर्व टू फाइंड एरिया ऑफ द कर्व की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना फार्मूला लिख दिया। वो क्या था, एरिया इज इक्वल टू B/A देन FX माइनस GX और DX। अब हमने FX की जगह उसकी वैल्यू रख दी, GX की जगह उसकी वैल्यू रख दी। उसके बाद इनको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है तो ये कांस्टेंट में इंटीग्रेशन है, इस पे अप्लाई होगी तो sin x की इंटीग्रेशन है माइनस cos x, और इसी तरह इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो sin x की देखते होते हैं इसके अलावा। तो sin x की इंटीग्रेशन आ जानी है पहले माइनस cos और साथ 2 है तो 2x, और उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ होती है उसे डिवाइडेड बाय कर देते होते हैं इस तरह से, माइनस cos 2x ओवर 2। तो इस तरह ये इंटीग्रेशन इसकी होगी और इसकी होगी। दैन उसके बाद लिमिट, अब लिमिट अप्लाई करनी है। पहले x की जगह पाई रख देना है और फिर सेकंड दरमियान में माइनस, जो हमारा लिमिट अप्लाई करने का एक किस्म का फार्मूला। उसके बाद x की जगह 0 रख देना है, तो वो बन जानी है हमारे पास -2 cos 0 देन प्लस cos 2 0 एंड यहाँ पे फिर 2 है साथ। और अब यहाँ पे cos पाई पे वैल्यू देता है -1 और cos 2 पाई पे वैल्यू क्या देता है 1, तो वो 1 लिख दिया तो 1/2 बन गया। नीचे 2 था इस वजह से, तो यहाँ पे cos 0 पे वैल्यू देता है 1 और cos 0 पे वैल्यू यहाँ पे भी देता है 1, तो यहाँ पे 1 1 आ गया। दैन उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर लिया, -2 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस
प्लस 1/2 आ जाएगा। और उसके बाद इसे सॉल्व किया तो ये 2 + 1/2, इसका एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। और अगर इसे सॉल्व करें तो ये इस तरह से आ जाएगी कि 2 + 1/2, ये माइनस अंदर है -2 + 1/2। ये जब सॉल्व करेंगे तो क्या चीज़ हमारे पास आ जानी है 5/2। उसके बाद ये क्या आ जानी है 4 - 3/2। ठीक है, ये -3/2 और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/2। जब इसका हम एलसीएम ले तो 8 आ गया, तो इसे कटिंग करें तो 4 आ गया और 4 ही हमारा यहाँ पे आंसर है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 64 है। इसमें भी इसी तरह पहले साइन पे वर्क हमने किया, तो अब कोस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि यहाँ पे 8 cos x है और ये हमारे पास है y = 1/cos square x। अब बेशक ये स्क्वायर में है लेकिन ये है तो सिंगल ना, और यहाँ पे साथ 8 है तो ये 8 cos x है। तो इस वजह से हमें यहाँ से पता लग गया कि हमारी ये जो चीज़ है ये बड़ी है और ये जो चीज़ है ये छोटी है। तो हम इसे क्या करेंगे f(x) कंसीडर कर लेंगे और इसे क्या करेंगे g(x) कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास लिमिट दी हुई है और रेडी -π/3 to π/3, और ये हमारे पास a और ये हमारे पास b होगा। तो हमारे पास लिमिट भी गिवन है तो हमने लिमिट भी नहीं फाइंड आउट करनी, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट चीज़ें अपनी लिखेंगे कि ये हमारी f(x) है और ये हमारी g(x) है। ठीक है, f(x) है 8 cos x और g(x) है secant square x। उसके बाद बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कर्व हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देना है। इस तरह से फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले में f(x) की और g(x) की वैल्यूज पुट करनी है और लिमिट हमारी हमने लिख देनी है। उसके बाद इन दोनों को इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन की तो cos x की इंटीग्रेशन sin x आ जानी और कांस्टेंट एज इट इज़, और यहाँ पे secant square x है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी tan x। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ tan x = secant square x, तो इंटीग्रेशन में जो डेरिवेटिव का आंसर है वो क्वेश्चन बन जाता है। इस वजह से ये हमारा इस तरह से फार्मूला लिखेंगे। एरिया = इंटीग्रेशन लिमिट b to a देन f(x) - g(x) और साथ dx। अब f(x) और g(x) की वैल्यूज़ हम लिख देंगे। लिखने के बाद cos x की इंटीग्रेशन करेंगे। cos x की इंटीग्रेशन है sin x, वो लिख दी, और उसके बाद secant square x की इंटीग्रेशन है tan x। तो हमारा जो tan x का डेरिवेटिव था, tan x का डेरिवेटिव विच इज़ इक्वल टू secant square x। क्लियर। तो इंटीग्रेशन में जो डेरिवेटिव का आंसर है वो क्वेश्चन होता है और जो क्वेश्चन है वो आंसर होता है। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन इसकी करेंगे तो वो tan x आ जाएगी। उसके बाद लिमिट π/3 to -π/3 वो लिख दी। अब लिमिट अप्लाई करनी है, एक बार π/3 और एक बार -π/3। π/3 पर साइन होता है 3√2 और tan π/3 पर होता है √3। इसी तरह π/3 पर होता है 3√2 और साथ ही जो माइनस था साथ वो माइनस बाहर आ जाएगा। सिमिलरली tan π/3 पर होता है √3 और जो माइनस था वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि जस्ट कोस है जो हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। साइन, tan और कोसिकेंट, कोट सारे पॉजिटिव वैल्यू नहीं देते, वो नेगेटिव देता है। तो ये जो नेगेटिव है यहाँ पे निगलेक्ट नहीं होगा, इग्नोर नहीं होगा, तो वो आ जाएगा बाहर। और उसके बाद सॉल्व किया तो ये यहाँ से इस तरीके से कटिंग होगा कि ये 2 8 को कटिंग करके 4 यहाँ पे वैल्यू दे देगा और ये √3 एज इट इज़। यहाँ से भी सिमिलरली इसी तरह वर्क होगा, बस माइनस एडिशन में आएगा। तो उसके बाद ये 4 √3 माइनस √3 ये हो जाएगा, और ये माइनस जो अंदर माइनस बाहर प्लस बनकर 4 √3 बना देंगे, और ये माइनस माइनस प्लस देन प्लस माइनस माइनस √3 आ जाएगा। अभी ये और ये मिलकर 2 √3 बना देंगे और ये मिलकर 8 √3 बना देंगे। तो अब इन्हें जब सॉल्व किया तो 8 में से 2 माइनस किए तो 6 √3 आ गए, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 65 है। ये भी सेम एज इट इज़ इसी तरह है कि पहले हमारे पास एक फंक्शन ये दिया और ये अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट नहीं है, लिमिट भी इसमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले लिमिट का वर्क कर लेते हैं। लिमिट इस तरह से करते हैं कि इसमें से y की वैल्यू उठाएं या इसमें से उठाएं और दूसरे के इक्वल रख दें। तो इसमें से वैल्यू ली y = cos πx/2 और इसमें रख दी y की जगह। जब y की जगह वैल्यू रखी, अब आगे क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें 2 फंक्शन है, y का ये 1 फंक्शन और ये 2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले देख लेना है कि हमने इसमें से कौन सी वैल्यू को f(x) और कौन सी वैल्यू को g(x) रखना है। अब इसमें एक सिंपल फंक्शन दे दिया और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक दे दिया।
अब ट्रिग्नोमेट्रिक हाफ एंगल में दिया हुआ है और ये हमारे पास अगर हम दोनों जगह रखें 0, तो हम देखते हैं 0 पे ये हमें क्या वैल्यू देते हैं। यहाँ पे 0 रखा, 0 हो गया तो ये y इज इक्वल टू 1 वैल्यू दे देगा और ये 0 हो जाएगा, 0/2 इज इक्वल टू 0, तो cos 0 पे 1 देता है, वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब 2 पाई यहाँ पे 1 चले रख लें, यहाँ पे 1 रख लें और यहाँ पे 1 रख लें, 1 - 1 0 दे देगा और यहाँ पे आ जाना है π/2। π/2 पे ये वैल्यू देता है 0, π/2 पे ये वैल्यू 0 देता है cos, और ये हमें वैल्यू फंक्शन देगा 0 पर 1 वैल्यू। तो इसका मतलब इस फंक्शन ने हमें वैल्यू बड़ी दी और इस फंक्शन ने हमें वैल्यू छोटी दी। तो 0 ने तो हमें कुछ बताया नहीं, लेकिन 1 ने हमें बता दिया कि ये बड़ा फंक्शन और ये छोटा, तो इसे हम f(x) रखेंगे और इसे हम g(x) रखेंगे। उसके बाद हमारे पास लिमिट नहीं है, इस बार ये लिमिट भी फाइंड आउट करनी है। लिमिट के लिए हम वर्क करते होते थे कि एक से वैल्यू उठाई y की और दूसरे में y की वैल्यू रख दी और फिर इसे सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पे इसे हम नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ से ही हम x की वेरिएशन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने y इज इक्वल टू 1 + x² लिया और यहाँ से हमने x को दूसरी तरफ लेकर गए तो x² इज इक्वल टू 1 आ गया। जब हमने उसका फिर अंडर रूट लिया दोनों तरफ तो x इज इक्वल टू +-1 आ गया। तो x वेरी कर रहा है -1 to 1, ये हमारे पास a और ये हमारे पास b आ जाएगा। इस तरह से ये लिखी जाएगी। तो ये हमारे पास a और ये हमारे पास b। अब हमारे पास लिमिट भी आ गई है, हमें पता है ये हमारा f(x) है और ये हमारा g(x) है। अब ये भी चीज़ें पता लग गई हैं। अब हमने क्या करना है, अपना जो फार्मूला है एरिया टू फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, उसका हमने फार्मूला लगाया और लगाकर उसमें वैल्यूज़ रख देनी है। f(x) की रख दी, g(x) की रख दी और उसके बाद यहाँ पर जो लिमिट है 1 to -1 वो भी रख दी। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे वर्कअप करना है कि यहाँ पे हमने बनाना है डेरिवेटिव ऑफ πx/2, क्योंकि इसका जब हमने इंटीग्रेशन करनी है तो हमारी इसका जो डेरिवेटिव है वो भी मौजूद होना चाहिए। दैट्स वाई हम उससे फिर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फिर वर्क होगा कि हमारे पास ये चीज़ आ गई थी। उसके बाद अब यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव बनाना, डेरिवेटिव होगा तब भी हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे। इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आना है π/2, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तो π/2 कांस्टेंट आ जाएगा। तो डेरिवेटिव π/2 हमने बनाना है, उसके लिए हमने ये वर्क करना है कि π/2 डॉट 2/π से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि जिस चीज़ को हम अपने से ऐड करते हैं उसे सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और अगर मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो उसे डिवीजन में भी लाते हैं। तो ये वर्क यहाँ पे हमने किया, इस तरह से ये वर्क हो गया। तो यहाँ से अब जो ये है π/2 ये इसका डेरिवेटिव होगा और ये 2/π ये बाहर चले जाएगा और सेपरेटली इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दी। 1 - x², ये इस वजह से मैं एज इट इज़ साथ ला रही हूँ क्योंकि इकट्ठी एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से 1 - 1 और यहाँ पे आ जाएगा cos πx/2 और साथ ही साथ π/2 dx। जो हमें नहीं ज़रूरत थी वो बाहर निकाल दिया। अभी इस तरह से ये चीज़ सारी आ गई है। उसके बाद अब इसकी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। अभी ये वैल्यू हमारे पास आ गई थी जो हमने कैलकुलेट किया। अब सेपरेटली इंटीग्रेशन फंक्शंस पे कर देनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड, फिर माइनस, फिर 2/π एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव मौजूद है, मतलब इसकी इंटीग्रेशन सेम एज इट इज़ आ जाएगी। इसकी उलट मतलब कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन, तो साइन साथ उसका एंगल सारा πx/2 और जो ये कांस्टेंट था वो साथ है। उसके बाद हमारी जो लिमिट थी वो 1 से -1 थी, तो वो अब पहले 1 पुट किया जाएगा, फिर -1 पुट किया तो x की जगह 1 वो 1 ही आ गया, इसकी जगह 1 पुट किया तो 1/3 आ गया, इसकी जगह फिर 1 पुट किया यहाँ पर तो ये π/2 आ गया। फिर उसके बाद -1 पुट किया तो वो -1 आ गया, फिर इसकी जगह -1 पुट किया तो पावर ओड है तो वो -1 ही आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 और फिर इसकी जगह -1 पुट किया तो वो -π/2 आ गया। फिर उसके बाद इस तरह से ये वैल्यूज़ आ गई। देन उसके बाद क्या किया, यहाँ पे साइन π/2 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 × 2 इज इक्वल टू 2/π आ गया। सिमिलरली यहाँ पे साथ साथ वैल्यूज़ और साथ साथ ये जो माइनस वो अंदर मल्टीप्लाई हुए जाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो +1 बन गया।
इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, -1/3 बन गया। अब यहाँ पे वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 1 आई थी, इसका मतलब यहाँ पे भी 1 आएगी, लेकिन ड्यू टू नेगेटिव वो -1 बन जाएगी। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2/π इज इक्वल टू -2/π, और -2/π जब मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो वो +2/π हो जाएगा, और वो प्लस जब बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2/π बन जाएगा। एक ही स्टेप में सारा वर्क ये किया है इस तरह से कि इसकी जो वैल्यू वो -1 थी 2/π, फिर ये जो मल्टीप्लाई होकर ये +2/π बना देगा, और ये जो प्लस है जो बाहर वाला माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई होकर -2/π बना देगा। इस तरह से वैल्यूज़ आ गई, उसे फिर सिंप्लीफाई किया, ये वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर ली पाई वाली, और बाकी सबको एक साइड पे कर लिया, और उसके बाद इसमें से एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया तो वो आ गया 2, और इसका एलसीएम लिया तो वो आ गया 4/π। तो अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई, इसमें से 2 को कॉमन ले लें तो 1 - 2/π आ जाएगा, और फिर उसके बाद जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो वो बन जाना है 2/3, और वो -2/π एज इट इज़ साथ आ जाएगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 66। इसमें भी सेम एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही वर्क होगा, बस इतना फ़र्क है कि यहाँ पे पहले कोस था, अब हमारे पास साइन आ गया। तो दो फंक्शन है, हमें पहले f(x) और g(x) का पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, 0, -1 और 1 को यूज़ करते हैं। पहले हमने 0 पुट किया तो इसने भी 0 वैल्यू दी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो साइन 0 पे 0 होगा, मतलब 0 पे दोनों ने 0 0 वैल्यू दी। 1 रखा तो इसने वैल्यू 1 दे दी, और यहाँ पे 1 रखा तो π/2 पे साइन 1 होता है, तो दोनों ने 1 1 वैल्यू दे दी। सिमिलरली -1 रखेंगे तो -1 वैल्यू, और इधर भी -1 आ जाएगी। दोनों फंक्शन ने हमें सेम वैल्यूज़ ही दी हैं, तो अब f(x) क्या है g(x) क्या है ये कन्फ्यूजन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसे हम f(x) कंसीडर कर लेंगे, और जो हमारा वेरिएबल में होगा उसे हम g(x) कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से हमें f(x) और g(x) पता लग गया। उसके बाद हमें लिमिट नहीं दी हुई, लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट के लिए या तो ये फंक्शन पूरा ले लो या ये वाला फंक्शन पूरा ले लो, क्योंकि दोनों के इक्वल रख के x की कोई भी वैल्यू क्लियर कट नहीं आनी। तो हम क्या करेंगे, या तो इसे ले लेंगे या तो इसे, और उसमें x पुट किए जाएंगे और y की वेरिएशन देखेंगे। तो ये वाला फंक्शन अगर लें तो इससे इस तरह से आएंगे कि जब x पुट किया 0 यहाँ पर, तो y क्या आया, जब हमने x पुट किया 0 तो साइन की पूरी टर्म 0 होगी, और इसने वैल्यू दे दी 0। जब x पुट किया यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 रखा तो वो π/2 हो गया, तो साइन π/2 पर वैल्यू देता है 1। इसी तरह जब x रखा -1 तो साइन हो गया -π/2, और उस पर देगा 1, और साथ जो माइनस है वो -1 बना देगा। मतलब सेम x की वैल्यू सेम y की वैल्यू से ही दे रहे हैं। ऐसे निकालो, या ये वाला फंक्शन लेकर y इज इक्वल टू x लेकर इसमें वेरिएशन देखे, जब x पुट किया 0 तो y भी 0 होगा क्योंकि इक्वल है। x पुट किया 1 तो y भी वैल्यू देगा 1, x पुट किया -1 तो y भी देगा वैल्यू -1। सेम वैल्यूज़ दे रहा है, तो ये हमारी वेरिएशन बन गई -1 to 0, 0 to 1। तो वेरिएशन इतनी बन गई, -1 <x <1। तो ये हमारी बन गई लिमिट। उसके बाद हमने अपना फार्मूला लगाया है कि एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, वो लिखा। उसके बाद f(x) और g(x) रख दिया। रखने के बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देनी है इसकी और इसकी, इंटीग्रेशन करनी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि हमारा जो f(x) है वो पॉजिटिव है, वो हमारा इवन है। यहाँ पे हम वैल्यू रखें ना तो इसका एस्टीमेट से पता लग रहा है कि ये हमारा इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है, इसका मतलब ये था कि मैंने एक फार्मूला बताया था कि जब इवन फंक्शन हो हमारा f(x) तो हमने क्या करना है, बाई 2 लिखकर, और जब हमारी लिमिट इस तरह से हो, मतलब a माइनस है तो हमने लिमिट रख देनी है a/0, मतलब 1/0 रख देनी है, और साथ इस तरीके से पूरा फंक्शन लिख देना और बाहर 2 आ जाना। तो इवन फंक्शन था, इस वजह से हमने 2 रख दिया साथ, और लिमिट को इस तरह से चेंज कर दिया, और उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन कर दी। इंटीग्रेशन की है इसकी इस तरीके से कि ये जो अब इसका बनाना था डेरिवेटिव भी बनाना था, और डेरिवेटिव होगा, इसी वजह से फिर हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकेंगे। जैसे प्रीवियस में हमने बनाई थी कि π/2/2/π से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो 2/π वो बाहर निकल आएगा, ये जो π/2 है ये इस पूरे के साथ मिलकर इसे इंटीग्रेट कर देगा। तो ये चीज़ और ये मिलकर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी cos πx/2, और ये जो कांस्टेंट है वो बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद
एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 यानी पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड और साथ जो लिमिट वो एज इट इज़। अब उसके बाद इनकी लिमिट अप्लाई हो जानी है। कोस यहाँ पे आ जाना है 1/2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2, फिर उसके बाद माइनस और यहाँ पे आ जाना -2/पाई कोस पाई 0/2 माइनस 0/2 स्क्वायर, वैसे ही हो जाएगा सारा सॉल्व ना। तो अब यहाँ पे आ जाना है π/2 पर कोस होता है 0, तो ये पूरी टर्म 0 होगी, ये 1/2 हो गया। यहाँ पे 0 आ जाएगा, कोस 0 1 होता है तो ये -2/पाई हो जाएगा और ये -0 टर्म हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से -2/2 आ जाएगा, फिर +4/पाई। तो यहाँ से अगर निकालें वैल्यू तो ये आ जानी है 4/पाई -1 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 67 है जिसमें हमारे पास 2 फंक्शन y दिस एंड दिस दिए गए हैं। अब इसमें से हमने देखना है कि हमारे पास f(x) कौन सा है और g(x) कौन सा है। हमारे पास दिया गया है कि tan स्क्वायर x और secant स्क्वायर x, तो ये हमारे पास एक किस्म का हो गया 1/cos स्क्वायर x और ये हमारे पास एक किस्म का हो गया sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x। तो दोनों में पहले x 0 रख कर देख लें क्या वैल्यू देता है। यहाँ पे 0 रखा तो cos 0 1 होता है, तो 1/1 = 1, मतलब 1 वैल्यू एट x = 0 पर दे दी। यहाँ पे 0 रखे और यहाँ पे 0 रखे, ये 0 हो जाएगा, sin 0 = 0, तो 0/1 = 0। इसने 0 वैल्यू दे दी और इसने 1 वैल्यू दे दी, तो इससे पता चल गया है कि ये वाला फंक्शन बड़ा है और ये वाला फंक्शन छोटा है, तो इसे हम f(x) और इसे g(x) लेंगे। ये हो गया वर्क। उसके साथ अब हमें लिमिट भी दी हुई है कि x वेरीज फ्रॉम -π/4 टू π/4, तो ये हमारे पास होगा b और ये हमारे पास होगा ये होगा a और ये होगा b। तो अब हमने क्या करना है, अपना जो बाय डेफिनेशन फार्मूला लिखना है उसमें हमने अपनी f(x) और g(x) की वैल्यू रख देनी है और साथ अपनी लिमिट को रख देना है। लिमिट रखने के बाद ये जो tan है, tan स्क्वायर x की जगह वैल्यू रख देनी है इस तरह से कि tan स्क्वायर x + 1 = secant स्क्वायर x, देन tan स्क्वायर x = secant स्क्वायर x -1, ये वाली वैल्यू उठानी है और tan की जगह पुट कर देनी है। उसके बाद फिर जो अंदर वैल्यू थी उसके जो माइनस है उसे खोल देना है अंदर मल्टीप्लाई करके, और जो बाहर वाली वो और ये वाली सेकंड दोनों कटिंग हो जाएंगे, पीछे रिमेनिंग बच गया जस्ट 1। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल x = आ जानी है x, तो उसके बाद लिमिट इस पर अप्लाई कर देनी है, एक बार π/4 रख देनी और एक बार -π/4, और इस तरह से हमारे पास चीज़ें आ जानी है। उसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2π/4, तो वो जब 4 को कटिंग करेंगे तो π/2 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें अब एक दिया है x = tan स्क्वायर y और एक दिया x = -tan स्क्वायर y। अब हमें पहले हमने वेरिएशन x की देखनी होती थी, फंक्शन y का दिया होता था। अब हमें चेंजिंग कर दिया है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो x में दिया है और हमने वेरिएशन देखनी है y की। तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट दी गई है -π/4 टू π/4, तो ये हमारे पास y की लिमिट है। अब हमने देखना है कौन सा फंक्शन वैल्यू ज़्यादा बड़ी दे रहा है और कौन सा छोटी दे रहा है। तो यहाँ पे अब हमने x नहीं, अब हमने y को रखना है। y को जब हम रखेंगे 1 और यहाँ पे भी 1, या इसे एक किस्म का खोल लें कि sin स्क्वायर y ओवर cos स्क्वायर y, और इसी तरह ये होगा -sin स्क्वायर y ओवर cos स्क्वायर y। अब यहाँ पे जब हमने वैल्यूज़ रखनी है, यहाँ पे जब 0 रखा और यहाँ पे भी 0, तो ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। यहाँ पे हमने 1 रखा है, मतलब दोनों वैल्यू सेम हमें देंगे। यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो समथिंग वैल्यू आएगी और यहाँ पे भी 1 रखेंगे, लेकिन वैल्यू हमारी सेम आएंगी, बट ड्यू टू दिस नेगेटिव ये वैल्यू ऑलवेज छोटी होगी और ये वैल्यू ऑलवेज बड़ी होगी। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये हमारा f(x) होगा और ये हमारा g(x) होगा। तो यहाँ से हमने लिया कि लेट y = f(x) = tan स्क्वायर y एंड y = g(x) = -tan स्क्वायर y। उसके बाद लिमिट भी हमें गिवन है, तो हमने अपना बाय यूजिंग डेफिनेशन अपना फार्मूला लिखा कि इंटीग्रेशन विद लिमिट b टू a या a टू b, देन f(x) - g(x) dx। तो f(x) की और g(x) की वैल्यू रखी और ये चीज़ हमारे पास आ गई। इसके बाद ये बन गया 2 tan स्क्वायर y।
तो 2 tan स्क्वायर वाई में से जो 2 कांस्टेंट था वो बाहर चले जाएगा और अंदर जस्ट रह जाएगा tan स्क्वायर वाई। अब tan स्क्वायर वाई की जगह वैल्यू पुट करनी है इस तरीके से जैसे प्रीवियस में की थी कि tan स्क्वायर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर वाई, tan स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस 1। ये वाली वैल्यू उठानी है और tan स्क्वायर वाई की जगह रख देनी है। रखने के बाद इसकी सेपरेटली इंटीग्रेशन और इसकी सेपरेटली इंटीग्रेशन कर देनी है। सेकेंड स्क्वायर वाई की इंटीग्रेशन है tan वाई और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल y आ जाएगी। उसके बाद लिमिट है π/4 और माइनस π/4। अब लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल π/4 रखनी है, फिर दरम्यान में माइनस, फिर माइनस π/4। इस तरीके से tan π/4 माइनस π/4, फिर माइनस tan माइनस π/4, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो π/4। तो इसके बाद tan π/4 की वैल्यू क्या होती है वो लिख देनी है। tan π/4 पर 1/2 वैल्यू रहता है, क्योंकि ये यहाँ से बोल के देख लें, यहाँ पे जब होगा साइन π/4, सपोज कि ये साइन y ओवर कोस y है, तो यहाँ पे कोस π/4 होगा। π/4 पे 1/2 और 1/2 वैल्यूज़ होती हैं, तो ये कटिंग होकर 1 आंसर दे देती हैं। तो 1 वैल्यू होगी जो कि इधर रखी जाएगी। इसी तरह इसकी वैल्यू 1 होगी, लेकिन चूँकि साथ माइनस है तो वो साथ माइनस भी लिखा जाएगा। तो ये इस तरह से वैल्यू बन जाएगी कि बाई 2 कॉन्स्टेंट 1 माइनस π/4, फिर माइनस 1 प्लस π/4। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर ये प्लस बना देगा और ये माइनस बना देगा। ये दोनों मिलकर इनके एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस π/2, या एक किस्म का इस तरह से करने के पहले से एक बार साइड पे कर लें और इनका एलसीएम ले, तो ये बन जाना 2 π/4। ये 2 4 से कटिंग होगा तो इस तरह से बन जाएगी वैल्यू और पीछे रह जाना जस्ट पाई, और ये जो 1 है ये मिलकर बना देंगे 2। अब जो बाहर 2 था वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे ये बना देगा 4 और यहाँ पे बना देगा 2। इस तरीके से स्टेप है ये स्टेप है कि हमारा यहाँ पे माइनस, फिर उसके बाद आ जाना है माइनस π/4, देन उसके बाद फिर माइनस 1 प्लस π/4। ये वाली चीज़ है सारी। तो बाहर 2 है जो सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 1 माइनस π/4 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस π/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दोनों मिलकर इनका एलसीएम ले तो ये बन जाना है 2 π/4 और ये मिलकर बन जाएंगे 2, और जो बाहर 2 वो एज इट इज़। अब ये 2 से कटिंग होकर π/4 बना देगा, 2। फिर उसके बाद ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई इससे भी होगा मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस 2 π/2 हो जाएगा। जब 2 से कटिंग हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा जस्ट पाई माइनस 4, और वही वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि 4 माइनस पाई। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये जो इतना स्टेप है यहाँ पे टोटली एक ही स्टेप में 3 चीज़ें इकट्ठी कर दी, दैट्स वाई यहाँ पे ये नहीं समझ आ रही। बट यही ऐसे ही होता है कि जब क्वेश्चन काफ़ी करने प्रैक्टिस हो जाए दैन उसके बाद कोशिश करते होते हैं कि अपने जो स्टेप्स हैं वो रिड्यूस करें, कम करने की कोशिश करें। ये जो सिंप्लीफिकेशन इतनी माइनर सी है इसे एक स्टेप में ना करें। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये ओपन करके पूरे स्टेप ये बता दिए हैं इधर से यहाँ तक कि इस तरीके से यहाँ पे ये वाला वर्क हुआ है। तो यहाँ तक थे हमारे 5.6 एक्सरसाइज के। जो रिमेनिंग थे क्वेश्चन 63 to 68। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ओके जी, नाउ अल्लाह हाफिज़।